जय हिंद। आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो अपने घर से कई सौ किलोमीटर दूर तैनात था, रोज सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी करता और उसके बाद तन्हाई में अपने जीवन को गुजारता। कभी कभी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये लेफ्टिनेंट कर्नल क्लब में जाता था। अब एक दिन जब वो क्लब में गया तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। ये लड़की, जिसका नाम श्रेया शर्मा था, वो क्लब में काम किया करती थी और कर्नल से मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच में दोस्ती और गूढ़ी होती चली गई। ये लेफ्टिनेंट कर्नल पहले से शादीशुदा था और उसके बाद भी इसने इस लड़की के साथ पहले दोस्ती की और उसके बाद दोनों के बीच में प्यार हुआ और उसके बाद जिस्मानी संबंध बने। शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद लड़की लेफ्टिनेंट कर्नल को शादी के लिए प्रेशराइज करने लगी। जय हिंद। जगह है उत्तराखंड का देहरादून और समय है जनवरी का महीना, यानी सर्दी का महीना। कहानी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होती है, क्योंकि आर्मी के इस अधिकारी की पोस्टिंग सिलीगुड़ी में थी। रहने वाला वो देहरादून का था। सिलीगुड़ी में रमेंदु उपाध्याय नाम का ये लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पर रहा करता था अपने परिवार से दूर, और शाम को वो कहीं ना कहीं जाने की सोचा करता, पर समय नहीं मिलता। पर कुछ समय बाद अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो सिलीगुड़ी में एक मॉल में स्थित क्लब में जाने लगा। एक दिन जब वो एक मॉल में स्थित इस क्लब में पहुंचा तो अचानक से एक लड़की आती है और वो पैक बनाने लग जाती है। उसके बाद श्रेया शर्मा नाम की ये लड़की लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछती है कि सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं, और ये ऑफिसर जवाब देता है कि आप मेरा पैक बना दीजिए। उसके बाद पैक के बाद पैक, और कर्नल शराब पीकर घर वापस चला जाता है। 15-20 दिन का समय गुजर जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एक बार फिर से सोचता है कि फिर से उस क्लब में क्यों ना जाया जाए, और वो फिर से प्लान बनाता है और शाम को वो उसी मॉल के अंदर स्थित क्लब के अंदर जाता है। अब उसको वो लड़की दोबारा से दिखाई नहीं दी। वो लड़की को इधर उधर देखने लग जाता है, ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर में जब उसकी आंखें उस लड़की को तलाश रही थी, तभी एक लड़की पीछे से आई और वो कर्नल की कान में कहती है कि सर, क्या आप मुझे ही तलाश रहे थे? इतने में दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि सर, मैं इस बार में काम करती हूं, मेरा नाम श्रेया शर्मा है। और इस बार ये लेफ्टिनेंट कर्नल भी अपने आप को लड़की के सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रमेंदु उपाध्याय है और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूं इंडियन आर्मी में। लड़की कहती है कि सर, आप इतने बड़े पद पर हैं और आप क्लब में आते हैं, मैं तो अपने आप को कहीं भी आपके सामने खड़ा हुआ नहीं पाती हूँ। पर जो कर्नल था वो भी इस लड़की से काफी प्रभावित था। उसकी सुंदरता को देखकर वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान अंदर से खूबसूरत होता है और बाहर से ये जो रैंक्स हैं ये सिर्फ दुनियावी चीजें हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं और बातें लंबी होती चली जाती हैं। ये लड़की नेपाल के चीसा पानी की रहने वाली थी और पूरे परिवार का भरण पोषण किया करती थी इस क्लब में काम करके। अब थोड़े समय बाद कोविड आ जाता है। कोविड में पूरा देश रुक जाता है, सभी चीजें थम जाती हैं और उसके बाद सबसे बुरा समय लड़की के लिए शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी क्लब सभी बार बंद हो जाते हैं, तनख्वाह आनी बंद हो जाती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है कि अब तुम अपना घर कैसे चलाओगी? लड़की कहती, कुछ नहीं पता कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, खर्चा पानी कैसे चलेगा। इस बीच दोनों को समय मिलता है, क्योंकि कोविड का समय था, लड़की भी फ्री थी और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल को भी उस समय ज्यादा काम नहीं था, तो दोनों के बीच में दोस्ती और ज्यादा गहरा जाती है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और थोड़े समय बाद दोनों के बीच में, श्रेया शर्मा और रमेंदु उपाध्याय के बीच में कथित तौर पर शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब ये 2 साल का समय कब गुजर गया दोनों को पता नहीं चला, क्योंकि अच्छा समय गुजर रहा था, दोनों साथ रह रहे थे, हर समय फोन पर बात किया करते। जब कर्नल ऑफिस जाता तो फोन पर टच में रहता और उसके बाद जब ऑफिस से आता तो लगातार इस लड़की के साथ रहा करता, ज्यादातर मुलाकातें किया करता। एक दिन अचानक लेफ्टिनेंट कर्नल रमेंदु उपाध्याय को ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है और उनकी ट्रांसफर सिलीगुड़ी से देहरादून हो जाती है। देहरादून में उनका परिवार रहता था। एक तरह से खुशी की भी बात थी, पर एक तरह से दुखी होने की बात थी, क्योंकि अब उनके लिए श्रेया से दूर होने का समय आ चुका था। अब जैसे ही ये बात श्रेया शर्मा को पता चलती है तो वो नाराज भी होती है, डर भी जाती है कि अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। और वो अब रमेंदु से पूछती है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनसे पूछती है कि अब मैं क्या करूंगी, आप तो यहां से चले जाएंगे। और यहां पर इस लड़की को यह भी पता था कि लेफ्टिनेंट कर्नल शादीशुदा है, उसे उससे कोई दिक्कत नहीं थी।
तो लेफ्टिनेंट कर्नल उसे सलाह देते हैं कि मैं देहरादून जा रहा हूं, देहरादून एक अच्छा शहर है, तुम भी वहीं आ जाओ और वहीं पर रहना शुरू कर दो, हम दोनों बीच में मुलाकातें करते रहेंगे। अब इस बीच देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल अपना सामान लेकर चले जाते हैं। वहां पर प्रेम नगर के पंडितवाड़ी में उनका परिवार रहा करता था, उनकी पत्नी, उनके बच्चे वहीं पर रहा करते थे। अब लड़की कुछ दिन के लिए देहरादून चली जाती है, वहां पर एक होटल में उसके रहने का इंतजाम कर दिया जाता है। अब देहरादून के प्रेम नगर में पत्नी घर पर रहा करती थी, कर्नल ऑफिस जाया करते और ऑफिस के बाद सीधा होटल में पहुंच जाया करते और उस लड़की से मुलाकात करते, उसके साथ रहते। अब धीरे धीरे पत्नी को शक होने लगा। पत्नी ये सोचा करती कि पहले तो ये ऑफिस जाते थे और ऑफिस से सीधा घर आते थे, अब ये काफी समय लगाकर घर आते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कर्नल ऑफिस के बाद आखिर जाते कहां हैं। फिर उसके बाद एक दिन वो पीछा करते करते होटल पहुंच गई, जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिस के बाद पहुंच गए थे श्रेया से मिलने। वहां पर जब दोनों का आमना सामना हुआ, श्रेया का और उनकी पत्नी का, तो काफी लड़ाई हुई, काफी झगड़ा हुआ। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने किसी तरह से दोनों को समझाया, श्रेया को भी समझाया, अपनी पत्नी को भी समझाया और दोनों को अलग किया, पत्नी को घर भेजा। उसके बाद दोनों में तनावपूर्ण रिश्ते शुरू हो गए। अब उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने लड़की को एक फ्लैट में शिफ्ट करने का सोचा और फाइनली उसे फ्लैट में शिफ्ट भी कर दिया। और फिर वो ऑफिस के बाद सीधा लड़की के फ्लैट पर जाने लगे, वहां पर उससे मुलाकात करने लगे। पत्नी को फिर पता लग गया तो पत्नी आई फ्लैट पर, तो फिर लड़ाई हुई। इस बार जो लड़ाई हुई वो पिछली लड़ाई से भी कहीं ज्यादा अधिक थी, क्योंकि इस बार दूसरी बार पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल रुमेंदु काफी दुखी आ चुके थे और वो फाइनली इस समस्या से छुटकारा चाहते थे। अब श्रेया शर्मा लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल पर दबाव बना रही थी कि मेरे से तुमने इतने समय शारीरिक संबंध बनाए हैं, तुम मुझसे शादी करो। लेफ्टिनेंट कर्नल पहले से शादीशुदा थे, पत्नी का यह दबाव था कि इस लड़की से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, अब करें तो करें क्या। लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत 9 सितंबर को वो उस लड़की को क्लब में लेकर जाते हैं। श्रेया शर्मा और रुमेंदु जब क्लब में पहुंचते हैं तो दोनों शराब पीना शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कम शराब पीता है, श्रेया को ज्यादा शराब पिलाता है। अब जब वो देखता है कि श्रेया ने ज्यादा शराब पी ली है, उसके बाद दोनों वहां से निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कार चलाने लगता है। अब कथित तौर पर जब ये कार चलती है तो ये पहले देहरादून के महाराणा प्रताप रोड पर पहुंचती है, उसके बाद वहां से टर्न लेकर थाना रोड पर पहुंचती है और उसके बाद ये सीधा जंगल की ओर मुड़ जाती है। अब घना जंगल है, वहां पर एक कार चल रही है और वहां जाकर ये गाड़ी रुक जाती है। जब गाड़ी रुकती है, लड़की, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल से कथित तौर पर कहा कि मैं आपसे शारीरिक संबंध यहीं पर बनाना चाहती हूं और वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलना शुरू कर देती है। पर रुमेंदु यहां पर इनकार करता है और वो लड़की को कपड़े पहनने के लिए कहता है। थोड़ी देर में अचानक से वो अपनी हथौड़ी निकालता है और लड़की के सिर पर कथित तौर पर कई बार वार करता है। लड़की के सिर पर कई वार होने के बाद लड़की दम तोड़ देती है और उसके बाद जब लड़की खत्म हो जाती है, उसकी जान निकल जाती है, तो उसके बाद उसका चेहरा पहचान में न आए तो इसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल कथित तौर पर उसके चेहरे पर फिनाइल डाल देता है, जिससे कि उसका चेहरा कतई भी पहचाना ना जा सके। अब थोड़ी देर वो कार में उस लड़की को रखकर घूमता है और उसके बाद जैसे ही मौका देखता है तो वो रायपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क के किनारे पर लड़की की लाश को गिरा देता है और वहां से फरार हो जाता है। अब 10 सितंबर की सुबह होती है और वहां पर गांव के प्रधान को पता चलता है कि एक लड़की की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई है। उसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जब देखते हैं लड़की की लाश को तो उसे देखकर प्राइमा फेसा ये लगता है कि लड़की किसी अच्छे घर से संबंध रखती है, क्योंकि उसके कपड़ों से ये चीज मालूम दे रही थी। और दूसरी चीज ये थी कि उसके चेहरे को बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा सक रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर फिनाइल डाला गया था। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब यहां पर एसएसपी हैं दिलीप सिंह कुंवर, एक आईपीएस अधिकारी। उन्होंने देखा और उन्होंने 4 टीमों का गठन किया। एसपी सिटी और सीओ और एसएचओ के साथ एक उनकी लीडरशिप में 4 टीम बनाई गई पुलिस की। अब इन चारों टीमों का काम क्या था? टीम नंबर 1 वो लोगों से पूछताछ करेगी कि भाई कौन कितने बजे कहां गया, किसने कितने बजे क्या देखा। टीम नंबर 2 वो जितने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरा हैं उनको खंगालेगी और उसे पता लगाएगी कि किस व्यक्ति ने इस लड़की का कितने बजे कत्ल किया है। क्या सीसीटीवी में कोई सुराग, ऐसा एविडेंस मिल सकता है जिसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 3 की जो टीम थी वो ये देखेगी कि लड़की ने जो सूट है, जो कपड़े बहुत अच्छी कंपनी के डाले हुए हैं, ये कपड़े किस दुकान से, किस शोरूम से खरीदे गए हैं, उसको ट्रेस करेगी। और चौथी जो टीम थी वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर लड़की की आइडेंटिटी का, मृतका की आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही टीमों का गठन हुआ,
चारों की चारों टीमें अपने काम में लग गई। एक व्यक्ति जो वहीं स्थानीय निवासी था, उसने टीम नंबर 1 को बताया कि साहब मैं यहीं पर रात को घूम रहा था, 10 बजे तक मुझे अच्छे से याद है कि सड़क पर कोई लाश नहीं पड़ी हुई थी। अब पुलिस इस बात से तो बिल्कुल तय कर चुकी थी कि 10 बजे तक यह कत्ल नहीं हुआ था, कत्ल हुआ है 10 बजे के बाद। यह हो सकता है कि कत्ल पहले हुआ हो, पर 10 बजे के बाद लाश को यहां पर फेंका गया। अब पुलिस ने महाराणा प्रताप रोड से थाना रोड तक के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इतना ही नहीं, सभी जगह के कैमरे खंगाले गए, पर खास तौर पर इन 2 सड़कों के कैमरे सीसीटीवी अच्छे से देखे गए। वहां पर दिखाई दिया कि काफी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां इस सड़क से निकली, मगर सिर्फ 18 गाड़ियां ऐसी थी जो कि थाना रोड से निकलते हुए जंगल की ओर गईं। अब पुलिस ने सभी गाड़ियों को ट्रेस करना शुरू किया। उसमें पता चला कि एक किया गाड़ी है जिसका नंबर UP 07DX 5881 है। वो गाड़ी गई और वो कुछ सड़क पर फेंक कर वापस आ गई। अब ये कार किसकी थी, ये पता लगाना टारगेट था। पता लगा लेफ्टिनेंट कर्नल रुमेंदु उपाध्याय इसके मालिक हैं। रुमेंदु उपाध्याय का मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया और पता लगा कि उनका मोबाइल रात को 9, 10, 11 बजे इसी इलाके में घूम रहा था। उसके बाद सीधा पुलिस पहुंच गई लेफ्टिनेंट कर्नल रुमेंदु के घर और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में इस लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि मैं सिलीगुड़ी में अपने घर से दूर रहा करता था, वहां पर तन्हाई को दूर करने के लिए क्लब में गया, क्लब में लड़की से मुलाकात हुई, उसके बाद शारीरिक संबंध बने, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और प्यार के बाद लड़की लगातार उन पर दबाव बनाने लगी शादी का, जिससे बचने के लिए उन्होंने कथित तौर पर लड़की का कत्ल कर दिया। अब एक पुलिस की टीम जो लड़की के कपड़ों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि वो कहां से खरीदे गए हैं, तो पता लगा कि देहरादून के 2 शोरूम से लड़की ने कपड़े खरीदे थे। वहां पर पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज में लड़की की तस्वीर भी साफ देखी जा सकती थी। लड़की की आइडेंटिटी पुलिस को पूरी तरह से कंफर्म हो गई और उसके बाद केस पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो गया। अब ये जो केस था, इसको हैंडल कर रही थी सीधे तौर पर SP सिटी सरिता डोवाल, CO अभिनव चौधरी और उसके साथ SHO कुंदन राम। इन सभी की पूरे देहरादून में, उत्तराखंड में तारीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में इस केस को सॉल्व किया है। इस केस से मैसेज क्या मिलता है कि आप कितने भी सीनियर अधिकारी हो, कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, कितनी पावर, कितना पैसा आपके पास हो, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो कानून उसे अपनी गिरफ्त में जरूर ले लेगा। जय हिंद।